हमारी वेजिटेबल आती थी जिसमें गोभी आता था, बंद गोभी आता था, पीस आता था, ब्रोकली आती थी। ये सारी की सारी जो थी वो हमारे मंडी में आती थी, खास करके जो हमारी अपने मनाली की मंडी, कुल्लू मनाली की मंडी में आती थी। अब क्या हो गया कि रोहतांग पास में टनल बनने के कारण अब जो डिस्टेंस है लाहौल का और कुल्लू का बड़ा कम रह गया है। हम पौने घंटे में जो है वो रोहतांग टनल पार करके हम लाहौल पहुंच जाते हैं। और लाहौल में अब जो हमारे बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं, छोटे जो हमारी गाड़ियाँ हैं जो कहीं जो है वो हरियाणा से आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं, वो सीधी वहाँ से जो है वो कंट्रैक्टर जो है वो सीधा किसानों से तालमेल कर लेता है, किसानों से तालमेल कर लेता है और सीधी अपनी प्रोडक्ट गाड़ी में डाल करके सीधे जो है वो चंडीगढ़ मार्केट में ले जाता है, दिल्ली की मार्केट में। पहले ये था कि रोहतांग पास को क्रॉस करने के लिए 3-4 घंटे लग जाते थे, तो लाहौर और स्पीति का जो माल हमें रोहतांग पास करके जो है वो मनाली पहुंचता था, तो उस सब्जी को हम पलटा देते थे क्योंकि उसकी रीफिलिंग करते थे। क्योंकि इतने माल चला हुआ है तो टेम्परेचर की वजह से वो ख़राब ना हो जाए, तो उसको हवा लगाने रीफिलिंग कर देते थे। रीफिलिंग करते थे तब जाकर के वो हमारे मार्केट में आता था, अभी मंडी में आता था। रीफिलिंग वहाँ से होती थी, वहाँ से आगे आके व्यापारी हमारे से खरीदता था और ले जाता था। अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया, अब तो सीधा व्यापारी किसान से खरीद रहा है और जितना टाइम उसको मंडी में मतलब आने का लगता था उससे कम टाइम में वो चंडीगढ़ पहुंच जाता है। तो इसका हमें लॉस है। अब हमारे पास कौन प्रोडक्ट आ रही है, हमारे पास जो है वो आलू आएगा, अभी सीजन शुरू हो गया, और या तो सेब आएगा या नाशपाती आएगी। तो ये हमारे फ्रूट्स आते हैं और वेजिटेबल में सिर्फ हमारे पास आलू आता है। लेकिन अब आलू का भी कॉन्टैक्ट जो है वो सीधा जो है वो ठेकेदार से हो गया, वो सीधी गाड़ियां भरती हैं और सीधे निकल जाते हैं चंडीगढ़। तो इस मैकेनिज्म को हमें दोबारा जो है वो सोच विचार करनी पड़ी। इसी सुधार में हमने एक मंडी जो है वो लाहौल में खोल दी है कि वहाँ कुछ देर के लिए वो हमारे जो है वो प्रोडक्ट रुके और हम थोड़ा देखेंगे डिस्ट्रेस सेल ना हो कि कौड़ियों के भाव में हमारी जो है वो सब्जी जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। कम से कम ग्रोर्स को कुछ उसका मिलना चाहिए। जहाँ ग्रोर का हित है वहाँ हमारी मंडी का हित भी ज़रूरी है। तो अब हमने वो मंडी जो है उसको चालू किया है, जिसमें अभी टमाटर आएगा, मटर आता है और जो है वो हमारा आलू आता है, क्योंकि 2 किस्म का आलू, एक रेड है एक दूसरा वाइट है। टेबल फ्रूट जो है वो वहाँ आता है। तो इन सब चीज़ों को दोबारा इसलिए अब हमारी वाइबल नहीं रही जो मंडी है वहाँ की, जिससे कि हमें ज़्यादा फ़ायदा होता था। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है, वो है पोटैटोज़ की। वो पोटैटोज़ इसलिए हमारे पास आ रहा है कि सीधा वहाँ से आता है, मंडी में आता है, मंडी से आगे बढ़ के उसको ले जाती हैं। तो जब हमारे कुछ जो स्टोर बन जाएंगे, सेंट्रल स्टोर बन जाएंगे, तो उसमें एयर कंडीशन स्टोर होंगे, तो कुछ देर के लिए हम उस प्रोडक्ट को वहाँ रोक करके मार्केट का ट्रेंड देख करके उसको आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो मार्केट बिल्कुल ठीक है, जिसमें वेजिटेबल्स गोभी है, बंद गोभी है, मटर है, इसके अच्छे दाम जो है लोगों को मिल रहे हैं, तो इसलिए लोग अच्छा पैसा जो है वो उससे कमा। जी सर, मक्का की जो अभी बात चल रही है ये कब तक सर इम्प्लीमेंट होगा? अभी ये मक्का की परचेज़ का पहले तो हमने डिप्टी डायरेक्टर्स को आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी प्रोडक्शन मक्का की ही है, अगर वो लोग जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती के साथ मक्का किया उसके रेट अलग से 30 रुपये किलो, और जहाँ जो है वो
रेट्स वेजिटेबल्स के क्या निकले हैं, जो आलू के क्या हैं, उनको देख कर के हम उसकी प्रोक्योरमेंट करेंगे। और किसान को जो है उसको इनकरेज करने के लिए कि वो ऑर्गेनिक खेती करे, उसके लिए सरकार जो है उसको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह की बात करेगी, क्योंकि उसमें अभी इंसेंटिव है, हमने सिर्फ रेट बढ़ाए हैं कि मक्का हम 30 रुपये किलो खरीदेंगे और वीट जो है वो हम 40 रुपये खरीदेंगे। सर इसके अलावा पेंशनर का डेलीगेशन भी आपके पास आया था, ज्ञापन दिया था सर, उस पर क्या अभी विचार किया कौन जा से रहा है? प्रश्न? सर पेंशनर जो आपके नंबर डिमांड कर रहे तब से लेकर उनका कहना है पेंशनर्स का कि जो जितने भी सैलरी वाले हैं उनको 1 तारीख को सैलरी मिल रही है और हमें जो है 9 तारीख को पेंशन दी जा रही है। विरोध उन्होंने जताया कि अगर दिवाली तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद जो है हम विधायकों का घेराव करेंगे। नहीं, पेंशन मेरे पास आए थे, लेकिन जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने पहले भी सभी को अवगत करवाया है कि हम सैलरी जो है वो 5 तारीख को देंगे और अब पेंशन जो है वो हम 10 तारीख को देंगे, क्योंकि कुछ बैंक से जो लोनिंग वगैरह होती है उसमें सरकार को हर महीने 3 करोड़ रुपया जो है वो एक्सेस देना पड़ता है ब्याज के रूप में। तो अगर हम 10 और 5 तारीख को अगर सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन लेते हैं तो सरकार को जो है उसमें 1 साल का 36 करोड़ रुपये की जो है वो बचत होती है, जो कि मैं ब्याज के रूप में नहीं गई। तो इस चीज़ को देख रहा है, लेकिन और मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को पहले फर्स्ट से ही देना जो है वो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी पेंशनर्स के बारे में बातचीत चल रही है, तो उसको देखेंगे। सर नेता प्रतिपक्ष का एक बयान आया था जिसमें कह रहे हैं कि हवा को छोड़कर जो इस सरकार ने हर चीज़ों पर टैक्स लगा दिया है और तालाबंदी वाली सरकार चल रही है प्रदेश में, उसको आप सर क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर जी, जितना मिसमैनेजमेंट जो है वो बजट का लेन देन जो है उसको उनके वक्तों में इसका कभी किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। और कोई भी सरकार है उसका मैनेजमेंट जो है वो ठीक होना चाहिए। पिछली बार बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि हम मिशन रिपीट करेंगे, और उस मिशन रिपीट के साए में फजूल खर्ची बहुत बड़ी है। मुझे पता है कि जब इनकी मिशन रिपीट की बात शुरू हुई थी, इन्होंने हर सब डिवीज़न के लेवल के ऊपर करोड़ों रुपये टेंटों के ऊपर खर्च किया, दोपहर के खानों का जो है वो खर्चा शुरू कर दिया, और इन्होंने एक खुली लूट जो थी वो फाइनेंस की थी। उसके बाद इन्होंने जो है वो एक इंडस्ट्रियल मीट रखी थी धर्मशाला। उस इंडस्ट्रियल मीट में जो 1-1.5 करोड़ रुपया तो एक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर्स का जो एक सूट उन्होंने तैयार किया था उसके ऊपर उन्होंने खर्च किया। उस इंडस्ट्रियल मीट में कोई बाहर का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो खुले रूप से हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए नहीं, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को देख के, सरकार के हालात को देख के, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उसने फाइनेंस करना, इन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पर फाइनेंस नहीं करेंगे। और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव आए, जब वो सत्ता में विराजमान हुए, तो उस वक्त मोदी जी ने एक बहुत बड़ा वायदा किया था मंडी में कि जब एक हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो मैं हिमाचल प्रदेश को सबसे बड़ा पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा पैकेज जो है मैं हिमाचल प्रदेश को दूंगा। लेकिन एक भी ढेला जो था स्पेशल पैकेज का जो है वो हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म पोटेंशियल के लिए नहीं दिया गया, और ये इलेक्शन जीत गए। झूठी बातें करके इलेक्शन उन्होंने उस वक्त जीता, एक ढेला इनको मिला नहीं।
और जब जब भी फाइनेंस इमरजेंसी जो है हिमाचल प्रदेश में हुई तो इन्होंने लोन लेने में जो है वो ज़्यादा काम किया और अपनी लिमिट से ऊपर जा कर के जो है वो इन्होंने जो बैंकों से लोन उठाया। और वो पुरानी कहावत है कि कर्जा लो और घी पियो। कर्जा लेकर के घी पीने से कभी भी सरकारें नहीं चलती हैं। और जितना इन्होंने मैनेजमेंट किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनका बिल्कुल ठीक नहीं रहा। इससे सरकार को जो है वो इन परिस्थितियों में जो डाल के चलेगी। इतने लाखों करोड़ रुपए का एरियर्स था सरकारी कर्मचारियों का, उसको उन्होंने नहीं दिया। उसके साथ साथ कि सारी किसानों की एक सरकारी कर्मचारी की एक किस्त जो थी डीए की बढ़ी हुई थी, उसको उन्होंने नहीं दिया। यानी कि जो सरकारी कर्मचारियों की जो देनदारी थी, चाहे डीए के रूप में थी या उनके बकाये थे, उनको ये डेफर करते गए। उसको इसलिए डेफर करते गए क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी लिमिट जो थी उसको एग्जॉस्ट कर दिया। वो इसलिए डेफर करते गए कि अगर हम अगली बार आएंगे तब तो हम सरकार से बातचीत करेंगे, भारत सरकार हमें कुछ दे देगी। तो जो मर्जी है उसको लूटते जाओ और अपनी लाइबिलिटीज को अगली सरकार के ऊपर डेफर करो। अनफॉर्चुनेटली इनकी सरकार आई नहीं और वो सारी की सारी लाइबिलिटी जो है वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सिर पड़ गई। चाहे डीए की देने की थी, पुराने बकाये देने की थी। अब मुख्यमंत्री जी के पास जितने साधन होंगे मुख्यमंत्री जी से मीट आउट करेगा। तो फिर भी उन्होंने जो है अभी डीए की किस्तें दी हैं, कुछ उनकी पुरानी देनदारियां दी हैं, कुछ जो हमारी कुछ रह भी गया डीए उसको भी हम देंगे। तो मेरा मतलब कहने का है कि जितना मिसमैनेजमेंट जो है वो जयराम ठाकुर के वक्त में हुआ और ना कभी पीछे हुआ था और ना भविष्य में कैसा होगा। अब ऐसा होता है कि कोई ऐसा राइटर तो है ही नहीं कि जो सरकार जो है वो जो मित व्यक्ति करती रहे और उसके ऊपर कोई केस रजिस्टर किया जाए, इस प्रकार का प्रावधान तो है नहीं। तो ये तो है कि ये लूट को सूट करते जाओ और सरकार के फाइनेंस के साथ जो है वो खिलवाड़ करते जाओ और आपकी कोई जवाबदेही नहीं। जब आप विपक्ष में बैठोगे तो आप सरकार को कोसना शुरू कर दोगे। ये बात अच्छी नहीं। सर इस भाजपा का एक बयान भी आया है, वो कह रहे हैं कि अफसरशाही जो है वो सरकार पर इतनी भारी है कि कृषि मंत्री ने अभी हाल ही में जो है अपना जो एक कार्यक्रम था उसको रद्द किया था, जो फिजूल खर्ची जो है उसको उस पर रोक लगाने के लिए। सर इस बात में कितने तथ्य है? देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा है कि फिजूल खर्ची का मतलब हमारा ये है कि जो हमारे एक जितने हमारे साधन सीमित साधन को लेकर के हम कोई कार्यक्रम शुरू करें। अभी हमारा एक डेलीगेशन जो था वो नीदरलैंड के लिए जाना था अगली जैका की वजह से। मैंने उसको इसलिए रोक दिया कि नीदरलैंड में पहले हमारी डेलीगेशंस गई हुई थी। हमने कहा कि जो डेलीगेशंस ऑलरेडी गए हुए हैं जहाँ जहाँ जैका के प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम करते हैं, उनकी आउटपुट क्या है और कौन सा मॉडल उन्होंने जो है वो जहाँ तैयार किया है, जहाँ तो उस और मॉडल्स को दिखाया जाए कि ये मॉडल हमने एग्रीकल्चर का तैयार किया और जहाँ बाद से हम गए थे तो जो कुछ हमें टेक्निकल नो हाउ मिला है उसको लेकर के हमने ये चीज़ें यहाँ पर की हैं। तो अभी इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। अभी थोड़ा उसके ऊपर मैंने रोक लगाया, जब सेक्रेटरी साहब आएंगे तो मैं बातचीत करूँ। तो मेरा मतलब कहने क्या है कि जो सेक्रेटरीज जाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जाते हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग जाते हैं, हम कोई डेलीगेशंस की मनाही नहीं करते, लेकिन जो कुछ बरबट्टे को सीख के आते हैं उसको जहाँ इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों को भी आभास हो कि ये चीज़ें हमने। हिमाचल प्रदेश से बेस्ट मॉडल जो है किसी कंट्री का नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को ही, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे फॉरेस्ट्री है, हम हिमाचल प्रदेश को एक मॉडल बनाएं ताकि बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश को देखने आए। हम बार बार जो है वो विदेशों में उन देशों को देखने लगे। उन देशों का मॉडल बना तब लोग उसको देखने जाते हैं। हमारा भी एक अच्छा मॉडल होना चाहिए। नीदरलैंड जो है उसमें ज़्यादा जो है वो
फ्लोरिकल्चर का काम है, फूलों का खैर ट्यूब्स बनाते हैं, फूलों के बीज तैयार करते हैं और वर्ल्ड में उनके सबसे अच्छे कट फ्लावर जो है मिल जाते हैं। तो एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा करके जो हमारा जो है वो जैका का प्रोग्राम का एग्रीकल्चर का प्रोग्राम जापान में है, चाइना में है, इसके हमने फार ईस्ट कंट्रीज में है, हमारी एग्रो क्लाइमेटिक उनके साथ मिलती है। तो उन्होंने क्या न्यू इनोवेशंस किया है, डाइवर्सिफिकेशन क्या किया, उससे हम जो है वो मतलब सामने जाकर के प्रत्यक्ष रूप से देख करके उनके मॉडल को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं या हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका मॉडल जो है वो एग्रीकल्चर का कम है। उनके जैसे कि छोटा सा देश डेनमार्क है, वो एग्रीकल्चर कम करते हैं। उन्होंने वहाँ पर जो है वो डेयरी का काम का बहुत अच्छा किया है। डेयरी में डेनमार्क जो है डेयरी में जितना छोटे से कंट्रीज हैं वो सबसे आगे है। अभी हमारा फूलों का काम जो है नीदरलैंड में ज़्यादा है, कट फ्लावर्स अच्छे बनते हैं उनका जो सारे विश्व में उनका नाम। तो डेयरी जो है उसको देखने के लिए भी लोग जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड जो है वो अपने नेचुरल उनके फॉरेस्ट अच्छे हैं, उनकी सीनिक ब्यूटीज़ अच्छी है, उनकी होटलिंग अच्छी है, उनकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी हैं, जैसे वाचेस वगैरह बनती हैं। तो ऐसे ऐसे देश जो है उनकी स्पेशलाइजेशन, तो उनकी छोटे देशों की स्पेशलाइजेशन जो है वो एक मार। हमारा कंट्री जो है वो अपने में स्टेट जो है वो एक देश है। तो हमें एक मॉडल तैयार करना चाहिए हिमाचल प्रदेश में कि हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, हॉर्टिकल्चर की कैसी हैं, फ्लोरिकल्चर की कैसी हैं, हमारी जो है वो फिशरी की कैसी है, एग्रीकल्चर की कैसी है। इस प्रकार की का मॉडल हमें खुद तैयार करना चाहिए ताकि विदेशों के लोग हमारे देश में आए। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। हमारा अच्छा मॉडल होगा तो हमारा देश का मॉडल जो है वो भी कहीं रेप्लिकेट हो। सर, हरियाणा में भी हाल ही में जो चुनाव आया जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, उस नतीजों को आप कैसे देखते हैं, जहां भाजपा कह रही है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो गारंटियां थी उसी की सौगात है जो हिमाचल में जीते हैं, कैसे देखते हैं इन चीज़ों? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जीतने का कोई आभास नहीं और 10 साल की इनकम्बेंसी बहुत बड़ी थी और इसीलिए उसको देख करके ही हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बैठी थी उन्होंने खट्टर की कारगुजारी को ही देख करके उसको जो है वो मुख्यमंत्री के पद से हटाया। और जब ये चुनाव आए तो हरियाणा के चुनाव जो थे वो महाराष्ट्र के साथ होने, झारखंड के साथ होने, तो इन्होंने जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों को डेवल कर दिया और हरियाणा के चुनाव जो थे अलग से लास्ट में, और इन्होंने JNK के चुनाव जो थे उनको तीन उसमें चरण में कर दिया, हरियाणा के एक चरण में। इनको कोई आभास नहीं था कि हम जीत के आएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना था। कांग्रेस पार्टी 100% जो थी हरियाणा में सरकार लाने में सक्सेस, और जब ये चुनाव आए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह पोलराइजेशन की और उस पोलराइजेशन में उन्होंने जाट वोटों को सेग्रीगेट कर दिया और जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी जैसे कि OBC थे, कुछ हरिजन लोग थे, हरिजन पॉपुलेशन थी, उस तरह से कुछ जो थे वो हमारे बिजनेस करने वाले लोग थे। इन सारी कैटेगरीज को लाला लूरा दे करके उन्होंने उनको कंसोलिडेट किया। कांग्रेस पार्टी को इस चीज़ का आभास नहीं था कि इस प्रकार की कंसोलिडेशन जो है वो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी उसको कर रही है। तो इस कंसोलिडेशन की वजह से हमारा जाट वोट जो था थोड़ा आइसोलेट हो गया और उसका इनको बेनिफिट मिलेगा। और इसमें भी एक शक है कि EVM के साथ भी छेड़छाड़, क्योंकि 35 कांग्रेस पार्टी
का था वो लड़के से बना देते थे। वो कहते